नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक सर्वेंट में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे। ये सभी फैक्ट्स सीजी व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन वन लाइनर प्रश्नों पर हम सामान्य चर्चा भी करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, लीलावती नामक प्राचीन ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा भास्कराचार्य। लीलावती नामक प्राचीन ग्रंथ के रचनाकार है, इसका उत्तर होगा भास्कराचार्य। दोस्तों, भास्कराचार्य जो है वो प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषी रहे हैं, जिन्होंने लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत दर्शन किस आचार्य से संबंधित है? विशिष्ट द्वैत दर्शन किस आचार्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से थे। इनका दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। एक विशिष्ट स्थान है इनका भक्ति आंदोलन में। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में मध्य काल के दौरान 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ। रामानुजाचार्य के अलावा भी अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने अपने दर्शन को प्रतिपादित किया है, जैसे कि विशिष्ट द्वैत दर्शन रामानुजाचार्य ने किया। उसी प्रकार अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैत दर्शन वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद दर्शन माधवाचार्य तथा भेदाभेदवाद भास्कराचार्य और अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम था रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा आप। विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन किस आचार्य से संबंधित है? तो रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा, श्री संप्रदाय की स्थापना भी रामानुजाचार्य ने की थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की मामल्य शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पल्लव राजवंश। तो दोस्तों, मंदिर निर्माण की शैली में हम लोग मुख्यतः नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है, तथा इन दोनों का सम्मिश्रण अर्थात नागर शैली और द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण बेसर शैली कहलाता है। बेसर शैली, तो देखेंगे आप, बेसर शैली खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे एरिया जो क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्रों में आपको बेसर शैली के भी मंदिर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उसमें कुछ अपनी विशिष्ट शैलियाँ भी प्रचलित थी। मंदिर निर्माण की कुछ विशिष्ट शैलियाँ भी प्रचलित थी। तो पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। तो इनके समय 4 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित थी, जो विभिन्न शासकों के शासनकाल के दौरान प्रचलित हुई। तो देखिए, पल्लव राजवंश का जो शासनकाल था वो था 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक। 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। तो इसमें जो अन्य मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित थी मामल्य शैली के अलावा, वो थी महेंद्र शैली के मंदिर पल्लवरम दक्षिण भारत में एक जगह है पल्लवरम, वहाँ से प्राप्त होती हैं। मामल्य शैली मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है, जिसके मंदिर सप्त पैगोड़ा या सप्तरथ मंदिर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सप्त पैगोड़ा या सप्तरथ मंदिर। दोस्तों, ये नाम भले ही सप्त पैगोड़ा या सप्तरथ मंदिर है, लेकिन ये 8 मंदिरों का समूह है। 8 मंदिरों का समूह है, जैसे धर्मराज मंदिर, अर्जुन मंदिर, भीम मंदिर, नकुल सहदेव मंदिर, द्रौपदी मंदिर, गणेश मंदिर। इस प्रकार से टोटल 8 मंदिर हैं, कुल 8 मंदिर हैं, जिसमें सबसे बड़ा मंदिर है धर्मराज मंदिर। ये याद रखिएगा, धर्मराज मंदिर। इसके अतिरिक्त राजसिंह शैली के मंदिरों का उदाहरण है कांची का कैलाश मंदिर। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय बना था ये कांची का कैलाश मंदिर। और एक शैली है नंदीवर्मन शैली। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, नंदीवर्मन शैली से संबंधित है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है?
किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है? उत्तर होगा ऋषभनाथ। उत्तर होगा ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभनाथ को ही आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभनाथ पहले जैन तीर्थंकर थे। पहले जैन तीर्थंकर थे। दोस्तों तीर्थंकर का अर्थ होता है जैन गुरु। तीर्थंकर का अर्थ होता है जैन गुरु। जैन धर्म वैदिक काल के बाद भारत में प्रचलित होने वाला दूसरा धर्म था। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें प्रथम थे ऋषभनाथ या आदिनाथ, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? मोपला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर होगा मालाबार केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों मोपला विद्रोह एक किसान विद्रोह था, कृषक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1921-1922 में हुई थी। 1921-1922 के करीब हुई थी। मोपला विद्रोह कृषक आंदोलन शुरू होने या प्रारंभ होने का कारण लगान एवं शोषण था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता अली मुसलियार थे। बाद में गांधी जी तथा शौकत अली द्वारा भी मोपला विद्रोह को समर्थन दिया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कामागाटा मारू किससे संबंधित है? कामागाटा मारू किससे संबंधित है? तो दोस्तों कामागाटा मारू एक जलयान था, एक जहाज़ था और यह एक जापानी जहाज़ था। याद रखिएगा यह एक जापानी जहाज़ था। तो हम समझते हैं कि कामागाटा मारू प्रकरण था क्या। तो देखिए बात है सन 1914 की, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो पंजाब के एक नेता थे गुरुदत्त सिंह। उन्होंने जापानी जहाज़, उनके नेतृत्व में जापानी जहाज़ जो कामागाटा मारू था, उसमें और भी लोग थे, 376 लोग थे उस जहाज़ में। वो वैंकूवर कनाडा के निकट पहुंचा, जहाँ पे कनाडा की जो सरकार थी, वहाँ के जो अधिकारी थे, इस जहाज़ को वहाँ कनाडा में प्रवेश करने नहीं दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में। यह एक जापानी जहाज़ था। इसके प्रमुख नेता थे गुरुदत्त सिंह जो कि पंजाब के थे और ये जहाज़ वैंकूवर कनाडा जा रहा था, जहाँ वहाँ के अधिकारियों ने इसे प्रवेश नहीं करने दिया। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने कहाँ विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने कहाँ विद्रोह किया था? इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों मुंडा विद्रोह एक प्रमुख जनजाति विद्रोह है जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तत्कालीन दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार में यह विद्रोह हुआ था, जो कि बाहरी लोग जो सामंत होते हैं, महाजन होते हैं, उनके प्रवेश पर विरोध किया गया था। बाहरी लोगों को दोस्तों मुंडा जनजाति में दीकू कहा जाता था। याद रखिएगा दीकू। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अकबर के सूला कुल का अर्थ क्या था? अकबर के सूला कुल का अर्थ क्या था? दोस्तों इसका उत्तर होगा सहनशीलता एवं सहिष्णुता। दोस्तों सूला कुल की नीति से ही प्रेरणा लेकर सन 1582 में अकबर ने दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। जिसकी प्रेरणा उसे सूला कुल से मिली थी। दोस्तों दीन इलाही एक प्रकार की आचार संहिता थी जिसमें अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का अध्ययन किया तथा उनका समावेश कर एक नए धर्म की स्थापना की। हालांकि इस धर्म में जो सदस्यों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी, क्योंकि ये जो मध्यकालीन भारत का काल था वह बहुत हद तक रूढ़िवादिता पर आधारित था। दोस्तों एक फैक्ट याद रखिएगा दीन इलाही के बारे में। दीन इलाही धर्म के जो पुरोहित थे वो थे अबुल फजल। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है खलीफा के पद की पुनर्स्थापना करने के लिए। चलिए खिलाफत आंदोलन समझते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण था तुर्की के खलीफा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार
तथा खलीफा के प्रभाव की पुनर्स्थापना करना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन एक तरफ था और जर्मनी दूसरी तरफ। तुर्की ने जर्मनी की सहायता की और भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन सरकार ने तुर्की के खलीफा के प्रभाव की स्थापना करेंगे, उनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करेंगे, इस प्रकार के बहकावे में लाने का प्रयास किया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो वैसा कुछ भी नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे अली बंधु मोहम्मद अली शौकत अली। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां का भी उल्लेखनीय योगदान था। इन्होंने सन 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया तथा अपनी मांगों को अंग्रेजों के समक्ष रखा। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाद में तुर्की के सुल्तान ने खलीफा का पद, तुर्की का सुल्तान था कमाल पाशा ने जब सुल्तान बना तो उसने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया, जिससे इस आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसका उत्तर है 1905। देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905, डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को जारी किया गया था आदेश बंगाल विभाजन का। अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह तर्क दिया गया कि बंगाल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रांत है, जिसका संचालन करना आसान नहीं है, अतः इसका विभाजन करना आवश्यक है। जबकि दोस्तों वास्तविकता ये थी कि बंगाल तत्कालीन समय में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, जिसे तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन किया था। इस बंगाल विभाजन करने के क्रम में उन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित किया। एक हिस्सा पूर्वी बंगाल और असम को बनाया गया तथा दूसरा हिस्सा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिलाकर बनाया गया। 16 अक्टूबर, अगला डेट याद रखिएगा दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इसका प्रभाव बंगाल के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों पर पड़ा तथा इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अलावा वंदे मातरम गीत गाया गया, अमार सोनार बांग्ला गीत गाया गया। हिंदू तथा मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की भी शुरुआत बंगाल विभाजन के दौरान की गई थी। दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने भी बंगाल विभाजन के विरुद्ध हो रहे आंदोलन का कठोरता से दमन किया तथा कुख्यात कार्लाइल सर्कुलर लागू किया, जिसके अंतर्गत जो भी स्कूल तथा कॉलेजों के छात्र होते थे, अगर वे आंदोलन में शामिल होते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाता था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है पुष्टि मार्गदर्शन के प्रतिष्ठापक कौन थे? इसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण्य में 1489 ईस्वी को हुआ था। ये कृष्ण मार्गी शाखा के भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का भी प्रतिपादन किया। चलिए अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं हम्पी में मिले हैं विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था और दिल्ली के शासक थे उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अवशेष मिले हैं हम्पी में। एक बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था, बन्नी हट्टी राक्षसी तांगड़ी या तालीकोट्टा का युद्ध भी बोलते हैं उसे, 1565 में। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य की नींव हिला दी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य इन दोनों के मध्य शत्रुता हुई करती थी,
तो बहमनी साम्राज्य में 5 राज्य हुआ करते थे, अहमदनगर, बीदर, बरार, इस प्रकार के बीजापुर, गोलकुंडा, ये 5 हुए करते थे। तो इन पाँचों ने मिलकर इनकी पाँचों की संयुक्त सेना मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला करती है और इनके शहर को तहस नहस कर देते हैं। याद रखिए 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसके अवशेष मिलते हैं हम्पी में। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में कुतुबन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता थे? कुतुबन, तो इन्होंने मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। मृगावती, याद रखिएगा। कुतुबन सूफी काल के एक कवि थे, उन्होंने मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया? इसका उत्तर होगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के निकट एक जगह है वेलूर मठ, वहाँ की थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1834 में। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर। ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। हिंदू धर्म में इनकी एक गहन आस्था थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम खेतड़ी के राजा के द्वारा दिया गया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म महासभा सम्मेलन में भाग लिए और नवीन हिंदू धर्म के बारे में व्याख्या किया इन्होंने। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। अगला प्रश्न है किस मगध के शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया और भूख से मार दिया? इसका उत्तर होगा बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इस वंश में पिता की हत्या पुत्रों के द्वारा कर दी जाती थी। जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई और अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा की गई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चोल राजवंश की दक्षिण भारत में राजधानी थी। इसका उत्तर होगा तंजावुर या तंजौर। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की? इसका उत्तर होगा कन्नौज का युद्ध। इसी को बोला जाता है बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों शेरशाह सूरी को द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। प्रथम अफगानी राजवंश भारत में कौन सा था? तो याद रखिएगा लोधी राजवंश। अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ 1802 में कौन सी संधि की? इसका उत्तर है बेसिन की संधि। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1803 के मध्य हुआ, अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य। सबसे पहले 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य विभिन्न प्रकार की संधियाँ हुई। उसके बाद 1802 में बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलिस्ली से एक सहायक संधि की, जिसे बेसिन की संधि कहा जाता है।
बेसिन की संधि कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम 2 प्रश्न गदर पार्टी पर से संबंधित है, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। तो प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा सोहन सिंह भाकना। इसका उत्तर होगा सोहन सिंह भाकना। याद रखिएगा, अध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी का गठन किसने किया था? गदर पार्टी का गठन किसने किया था? संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक लाला हरदयाल। इसका उत्तर होगा लाला हरदयाल। चलिए गदर पार्टी को समझते हैं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी का उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता करना था। स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता करना था। इसके अन्य नेताओं में भाई परमानंद और रहमत अली प्रमुख हैं। भाई परमानंद एवं रहमत अली प्रमुख हैं। गदर पार्टी के द्वारा गदर गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। प्रारंभ में याद रखिएगा, उर्दू और गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, तो उर्दू और गुरुमुखी में जारी किया जाता था। फिर बाद में अंग्रेजी और हिंदी में भी गदर पत्रिका का प्रकाशन होने लग गया। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, और उसकी भी व्याख्या सहित देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।